नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो हमने ख़त्म किया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व के डिस्कशन पर। ओके, उसके बाद में उसके फीचर्स हमने देखे थे और फिर हमने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। सो हियर वी आर, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब आप नाम से ही समझिए, न्यूक्लियर स्टेबल है। स्टेबल मतलब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांति से बैठा है। जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल स्टेबल है, जैसा है वैसा है। प्रोटॉन जितने हैं उतने और जितने न्यूट्रॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं, कोई भी चेंज अकर नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियस स्टेबल है हमारा। बट व्हाट इफ न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल? ओके, तो वहां से एक जो नया कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। इफ न्यूक्लियस अनस्टेबल दैट मीन्स रेडियो एक्टिविटी। अब आप बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? नाम से जैसे क्लियर है, हमने क्या बात की, न्यूक्लियस स्टेबल है तब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है, बट न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो रेडियो एक्टिविटी करेगा। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है, एक्टिविटी मीन्स कि वो एक्टिव है, ठीक है, और रेडियो का मीनिंग है यहाँ पर रेडिएशन। तो रेडिएशन पर्पज से हमारा न्यूक्लियस एक्टिव है। अब आप बोलेंगे ये रेडिएशन क्या होता है? ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, जो ये अल्फा बीटा गामा ये रेज होती है ना, ये किसी रिएक्शन के दौरान निकलती है, तो वो अल्फा बीटा गामा रेज, इन्हें रेडिएशन कहा जाता है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा रेडिएशंस जो हैं वो हानिकारक होते हैं, ठीक है, नुकसानदायक होते हैं। सो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियस के स्टेबल होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो आता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो अगर 1 से 1.5 के बीच में होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा होता है? ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्राफ है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो लोअर लेवल है यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जैक्ट इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, तब न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेबल होगा। अब 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। बट ये जो ये वाली चीज़ है यहाँ पर जब इक्वल है तो ये लोअर एटॉमिक लेवल के लिए है, ठीक है। अगर न्यूक्लियाई हमारा अनस्टेबल होता है तो रेडियो एक्टिविटी की घटना होगी। ओके, तो एक डेफिनेट एरिया में ही जो है हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रिलाई करते हैं, और वो ये डेफिनेट एरिया ये है। तो ये जो जोन है ना, इसे जोन ऑफ स्टेबिलिटी बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ कि लो एटॉमिक लेवल के लिए स्टेबल न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हैवीएस्ट स्टेबल आइसोटॉप है ना, वो आपको याद रखना है, वो है 83 बिस्मथ 209। 83 यहाँ पर इसका प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और जो 209 है वो मास नंबर है। राइट, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जोन ऑफ स्टेबिलिटी। और ये जोन ऑफ स्टेबिलिटी है क्या? वेयर ऑल नॉन रेडियो एक्टिव दैट इज स्टेबल न्यूक्लियर लाई। नॉन रेडियो एक्टिव से मीनिंग है कि वो रेडिएशन एक्टिव नहीं है, मतलब रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, और रेडिएशन एमिट करते नहीं है इसका क्या मतलब है कि स्टेबल है, ठीक है। तो वो जोन क्या होगा, वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी होगा जहां पर कोई भी रेडिएशन एमिशन नहीं हो रहा है। अब हम वापस आते हैं रेडियो एक्टिव फेनोमेना पे। ओके, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो पहले तो हम ये देखेंगे, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें अगर लेफ्ट साइड में कोई न्यूक्लियाई है तो वो उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे कि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आप देखिए वाई एक्सिस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और अगर वो राइट साइड में, मतलब कि इस लाइन के दाईं तरफ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। ओके, क्योंकि ये नीचे लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ लाई करता है लेफ्ट साइड में तो यहाँ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो हमने क्या बात की
ग्राफ में लेफ्ट साइड पर है दैट मीन्स न्यूट्रॉन रिच है, ओके, और राइट साइड में है दैट मीन्स प्रोटॉन रिच है। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी कैसे होगी? अगर न्यूट्रॉन रिच है तो ये कौन सी रेडियो एक्टिव घटना होगी? यहाँ पर डिके होगा बीटा माइनस एमिशन के थ्रू, राइट। और अगर प्रोटॉन रिच है तो तीन इवेंट्स होंगे, एक तो बीटा प्लस एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और अल्फा डिके। आप बोलेंगे मैं हम इन्हें याद कैसे रख सकते हैं? प्रोटॉन रिच है तो आप ये याद रखिए कि जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है कम होने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा होगा उसी चीज़ की तो कमी होगी ना उसके रेडियो एक्टिव होने पर, ओके। या फिर अल्फा डिके होगा, अभी हम आगे देख लेंगे। और बीटा प्लस एमिशन का मीनिंग है कि एमिट क्या हो रहा है? कुछ प्लस पार्टिकल, तो बीटा प्लस समझिए फिलहाल के लिए आप। और न्यूट्रॉन रिच में याद रखिएगा बीटा माइनस एमिशन हो रहा है। अब ये जो लेफ्ट और राइट हमने यहाँ पर लिखा है तो वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के लेफ्ट साइड की बात है और जोन ऑफ स्टेबिलिटी के राइट साइड की बात है, ओके। अब हम फर्स्ट इवेंट देखेंगे बीटा माइनस डी के। बीटा माइनस डी के आता है तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ओके, ये आपको याद रखना है। अब ये हम समझ सकते हैं ये न्यूट्रॉन रिच है तो बीटा माइनस डीके और बीटा माइनस एमिशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, वो हम एटम से भी समझ सकते हैं। एटम को रिप्रेजेंट किया जेड एक्स ए से। अब आप समझिए बीटा माइनस डीके है और न्यूट्रॉन रिच है। न्यूट्रॉन रिच होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन कम होगा, है ना। आप कहेंगे न्यूट्रॉन कम होगा दैट मीन्स ए माइनस वन हो जाना चाहिए, बट नहीं, ए हम वही रखेंगे। यहाँ पर जो वाई नया पार्टिकल आएगा उसके पास मास नंबर सेम होगा ए। तो अगर न्यूट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो प्रोटॉन इंक्रीज हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर Z+1 होगा क्योंकि हमारा मास नंबर सेम है। अब जो न्यूट्रॉन रिच है और वो किसी फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो वो यहाँ पर पार्टिकल होगा -1 E0। ये इलेक्ट्रॉन को ही लिखने का तरीका है, यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रॉन शो किया है ना उसी को लिखने का तरीका है। और इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं कि हमारा X एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर Z है, मास नंबर A है, और यहाँ पर राइट साइड में जब प्रोडक्ट आया तो Y है, उसके पास क्या है Z+1 प्रोटॉन है, A उसका मास नंबर है, प्लस इलेक्ट्रॉन हमें एमिशन में मिला है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा माइनस डी के आते ही आपके दिमाग में ये इक्वेशन आ जानी चाहिए बिल्कुल फटाफट, ओके। यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है बीटा माइनस डी के में, न्यूट्रॉन कम हुआ बट प्रोटॉन इंक्रीज हो गया ताकि मास नंबर वही रहे, और वो जो न्यूट्रॉन निकला वो किस फॉर्म में निकला, वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बीटा माइनस, इसीलिए इसका नाम जो है वो बीटा माइनस है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, इसी बीटा माइनस पार्टिकल के नाम के कारण ये जो है बीटा माइनस डीके है। यहाँ पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है यही बीटा माइनस है। अब हमने क्या बात की कि ये जो बीटा माइनस डीके है ये लेफ्ट साइड में है जोन ऑफ स्टेबिलिटी के और न्यूट्रॉन रिच है। तो ग्राफ में हम देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में फर्स्ट बीटा डीके के कारण किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो एरो इधर आएगा, और प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोतरी हुई, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इस तरह से जाएगा, राइट। यहां पर क्या है, ये बीटा माइनस डीके। नाउ व्हाट इज बीटा प्लस डीके? तो बीटा प्लस डीके ध्यान आते ही आपको क्या इक्वेशन ध्यान में आनी चाहिए कि कोई बीटा प्लस पॉजिटिव पार्टिकल है उसका डीके हो रहा है, तो प्रोटॉन लीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो किस में जा रहा है, वो प्रोडक्ट्स दे रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो हमारा जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन के कारण डिके हो रहा है तो यहाँ पर प्लस चार्ज पार्टिकल जो है निकल रहा है और साथ में न्यूट्रिनो निकल रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। ये जो न्यूट्रिनो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से आ रहे हैं, ओके। पहले मालूम था कि इनके पास मास नहीं होता है, बट बाद में स्लाइटली डिफरेंट मास जो है उसका मालूम पड़ा, वो एक अलग बात है, वो बात के लिए देखेंगे पार्टिकल फिजिक्स में। फिलहाल आपको बीटा प्लस डीके आते ही ये ध्यान होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का डीके किस तरह से हो रहा है। अब एटम से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर भी वही है, जेड एक्स ए है तो बीटा प्लस हो रहा है, दैट मीन्स प्रोटॉन कम हो रहा है, ठीक है, नया पार्टिकल आया वाई, बट प्रोटॉन कम हो रहा है तो ये नहीं कि ए में से भी वैल्यू कम हो गई है, ए तो वही रहेगा
क्योंकि जो प्रोटॉन कम हुआ है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, वो निकल रहा है बीटा प्लस फॉर्म में, और वो क्या है बीटा प्लस प्लस E0, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, प्लस इसके नीचे है ये चार्ज शो किया हुआ, यही बीटा प्लस पार्टिकल है। अब इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, XZA, ओके, वाई पार्टिकल के पास क्या है Z, प्रोटॉन नंबर एक कम हो गया है और न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हो गया है, राइट, और ये पॉजिट्रॉन +1 E0 बीटा प्लस पार्टिकल है यहाँ पर, राइट। हम यहाँ पर भी जो है N-1 लिख सकते थे, यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन कम हो रहा है, ये भी लिख सकते थे हम इसकी जगह। अब सेकंड हमारा राइट साइड में, ठीक है, ये जो बीटा प्लस डीके इसे कैसे समझ सकते हैं, न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ एरो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और प्रोटॉन जो है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से प्रोटॉन कम हो गया, एरो इधर की तरफ है, हम लेफ्ट साइड में आ गए, तो ये कम हो रही है ना वैल्यू, इधर से इधर आएंगे तो फाइनल रिजल्ट किधर जा रहा है, फाइनल रिजल्ट जो है वो एरो इधर जाएगा। तो ये किसे डिफाइन किया हमने, ये किया बीटा प्लस डीके को। अब अल्फा डीके देखें हम, तो हमने पहले वाले वीडियोस में क्या देखा है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, ओके, अल्फा से आपको समझना है अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, और हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है 2He4, राइट, यही होता है जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो फाइनली मास नंबर जो है 4 हो गया। रिएक्शन कैसे होती है इसकी, यहाँ कोई ZX एटम है, ठीक है, प्रोटॉन नंबर 2 कम हो गए Z-2, और ये Y बन गया नया, और यहाँ पर A में से भी 4 माइनस हो गए मास नंबर, क्यों, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अब देखिए आप, यहाँ के जो 2 कम हुए वो यहाँ पर 2 आ गए, और यहाँ से 4 कम हुए तो यहाँ पर 4 मास नंबर आ गया, और ये होता क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये अल्फा पार्टिकल होता है, राइट। अब ये जो अल्फा डीके की रिएक्शन है ये ग्राफ में किस तरह से शो होगी, यहाँ पर तो प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं और न्यूट्रॉन भी कम हो रहे हैं, राइट, तो प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं और न्यूट्रॉन भी कम हो रहे हैं, ठीक है, एरो देखिए आप, न्यूट्रॉन भी कम हो रहे हैं और प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट किधर जाएगा एरो का, वो आएगा इस डायरेक्शन में। ये क्या है हमारा, ये थर्ड है, दिस इज अल्फा डीके। आप देखिए ये लेफ्ट साइड में है बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके और अल्फा डीके, मतलब प्रोटॉन रिच जो है वो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के राइट साइड में है। फाइनली हमारे पास अब एक क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नाम से ही समझिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है, किसने कैप्चर किया है, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया प्रोटॉन ने, फाइनल रिजल्ट क्या मिला, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब ये देखिए, इसे आप दूसरी इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, ये जो हमारे पास में बीटा प्लस डीके की रिएक्शन है, प्रोटॉन गोज टू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, वो भी यही है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो इधर राइट साइड में भी है, बस ये जो प्लस पार्टिकल था बीटा प्लस, ये इधर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, राइट। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का फर्क है, बाकी आप देखिए न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा और प्रोटॉन के साथ में जो है वो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को फर्स्ट फैक्टर हमने स्टडी किया, क्या अफेक्ट करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। सेकंड फैक्टर क्या है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इवन है या ऑड है किसी भी एटम में, कैसे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इवन ऑड के कॉम्बिनेशन से 4 सिचुएशन बनती है, या तो दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, एक इवन एक ऑड हो, एक ऑड एक इवन हो, कैसे, ये 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लिया कैसे कब होते हैं, सबसे कम होते हैं जब दोनों ऑड होते हैं, तो ये 4 ही होते हैं। फिर ऑड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इवन, तो ऐसे होते हैं 50, और प्रोटॉन है इवन और न्यूट्रॉन है ऑड, तो ऐसे होते हैं 57, और दोनों इवन है तो सबसे ज़्यादा 168। ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है। जब दोनों ऑड है तब सबसे कम नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइज है, और जब दोनों इवन है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, इन दोनों न्यूक्लियाइज में से कौन सा रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव होने का मीनिंग है, आप कैसे समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी
जिसकी कम होगी वही तो रेडियो एक्टिव होगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड है। और न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कब है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड है, राइट। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कब है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 16 की बात करें हम तो प्रोटॉन कितने हैं? 8, यहाँ पर जो प्रोटॉन नंबर है, और न्यूट्रॉन कैसे होगा? 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो दोनों क्या है? ये भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है, राइट। तो ये तो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। और 8 और 17 अगर इसकी बात करें तो इसके केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जो है यहाँ पर वो 8 होंगे, राइट, Z। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 17 माइनस 8 दैट मीन्स 9। अब आप देखिए ये तो इवन है प्रोटॉन तो, बट ये ऑड है। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये अनस्टेबल होगा, राइट। और अनस्टेबल होने से इसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन के केस में, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर है 17, राइट, और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो होंगे 35 माइनस 17, कैलकुलेट, दैट विल बी 18। तो ये क्या है? ये ऑड नंबर है 17 और ये 18 जो है वो इवन है, राइट। अब इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले हम इधर देख लेते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन जो है आप देख सकते हैं 17 है, राइट, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 36 माइनस 17 दैट विल बी 19, राइट। अब ये 17 जो है वो ऑड नंबर है और 19 जो है वो भी ऑड है, ओके। तो अब दोनों ही ऑड हो गए। हमने क्या देखा था? जब दोनों ऑड होते हैं तो स्टेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। जब दोनों ऑड थे तो स्टेबिलिटी सबसे कम थी। तो यहाँ दोनों ऑड होने से क्या होगा? अनस्टेबल हो गए, और इसीलिए जो ये है ये रेडियो एक्टिव होगा, ओके। यहाँ पर एक ऑड है एक इवन है तो ये इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगा, राइट। सो हियर इज ए होमवर्क फॉर यू। अब आपको बताना है कि ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं Hg का, नियॉन का और कैल्शियम का, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रेडियो एक्टिव है और कौन सा स्टेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो है एटम्स न्यूक्लियाइज जो है वो रेडियो एक्टिव होंगे। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके कैलकुलेट करने होंगे। इन दोनों में से ये 195 वाला होगा रेडियो एक्टिव, और यहाँ पर ये नियॉन 17 होगा और यहाँ पर कैल्शियम 45 होगा। ये रेडियो एक्टिव होंगे जहाँ पर टिक लग रहे हैं, ओके। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स जो है वो चेक करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कैलकुलेट किया या नहीं। थैंक यू सो मच, हैव फन, कीप लर्निंग।